मेरा नाम है मेहरुन्निसा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं फिरदौश की ये कहानी। मेरा कोई कसूर नहीं है, इसलिए मेरे साथ ऐसा ना करो। बहुत मिन्नत करने के बाद करीम मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार हुआ था। मैं करीम के साथ रहने लगी। फ़ोन में बंद कर चुकी थी, लेकिन हर वक्त मेरे दिमाग में एक ही टिकटिकी बंधी रहती कि आखिर मेरा नाम फिरदौश है। मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरे अब्बा एक फल की रेहड़ी लगाते थे और माँ घर पर कपड़े सिया करती थी। हम 3 भाई बहन को पालना बाबा के लिए बहुत मुश्किल था। तभी माँ ने मेरी सबसे छोटी बहन को खाला को दे दी थी, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी, बस एक ही बेटा था। इसलिए उन्होंने भी मेरी सबसे छोटी बहन को खुशी खुशी गोद ले लिया था। वो लोग अच्छे खासे अमीर थे। वो हमसे अच्छा खाते पीते थे। मेरी खाला मुझसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मेरी माँ 2 ही बहनें थीं और मेरी माँ बड़ी थी। पहली औलाद होने की वजह से खाला मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसीलिए खाला ने अपने खर्चे पर मुझे मैट्रिक तक पढ़ाया था। माँ बाबा ने शुरू से ही मुझे एक ही बात समझाई थी कि बेटा, कुछ भी हो जाए माँ बाप का सर नहीं झुकना चाहिए। बचपन से ही हमें ऐसा माहौल दिया गया था जिसमें हम लोग हर चीज़ से दूर रहते थे। हम बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थे। कदम रखना हमें सिखाया गया था। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रुकना भी हमारे यहाँ बुरा समझा जाता था। मैं स्कूल जाती थी, वहाँ मेरी कुछ सहेलियाँ बन गई जो बहुत तेज़ और बुरी लड़कियां थी। वो मुझे भी अपने जैसी भी बनाना चाहती थी। मैं 8वीं क्लास में थी जब एक लड़की मुझे अपने घर ले गई। अब्बा ने सख्ती से मना किया था कि घर से पूछे बगैर कहीं नहीं जाना, लेकिन अब वही हिफाजत करती दीवारें मेरे लिए घुटन बनने लगी थी। मैं अम्मी को बताए बगैर अपनी सहेलियों के साथ उसके घर चली गई। मेरी सहेली का एक भाई शराबी था। ये बात मुझे उसके घर जाकर पता चली थी। मेरी सहेली ने मुझे एक कमरे में बिठाया और खुद ना जाने कहाँ चले गए। उसकी माँ भी अजीब सी औरत थी। ऐसा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरा दम घुटने लगा था। मेरे कमरे से निकल कर अपनी सहेली को ढूंढने लगी। घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था। मैं अपनी सहेली को ढूंढती ढूंढती एक कमरे के पास से गुजरी। उस कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से दबी दबी बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो मेरी जान हलक में आ गई। एक लंबे कद वाला आदमी, जिसने खुद को एक काले रंग की चादर में लपेट रखा था, और उसके बिल्कुल सामने मेरी सहेली खड़ी बोली जा रही थी। एक तरफ सहेली की माँ खड़ी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या कह रही थी। मैं छोटी थी, मगर इतनी भी छोटी नहीं थी। मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मैं अपने घर भाग जाती हूँ, जब मेरी सहेली की माँ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मेरी रूह कांप गई। जब मेरी सहेली की माँ ने उस आदमी से कहा कि लड़की कितने में ख़रीदोगे, ये उसके लफ्ज़ सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे दोज़ख की आग में ढकेलने की कोशिश की। कहने को तो मेरी सहेली थी, 8वीं क्लास की एक मासूम सी लड़की थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई जब उसने अपनी माँ को रज्जोबाई कहकर बुलाया और मुझे बेचने के बाद पैसे और आधा आधा करने को बोल रही थी। वो कहीं से भी मासूम बच्ची नहीं लग रही थी। मुझे बेचकर यहाँ से दुबई भेजा जाता। मुझे उन सब से बहुत डर महसूस हो रहा था। मैं खामोशी से भागने लगी, लेकिन जल्दबाजी में मेरा पाँव टेबल से टकराया, जिसकी वजह से आवाज़ हुई। इससे पहले कोई बाहर आता मैं जल्दी से भाग निकली थी। भागते हुए मेरी सांस फूल रही थी, मगर मुझे अभी डर था तो सिर्फ अपनी इज्जत की। सारे रास्ते अम्मा अब्बा के कहे लफ्ज़ मेरे कानों में गूंज रहे थे। अम्मा अब्बा ने जिस तरह हमें दुनिया की धूप छाँव से बचा रखा था, आज उस बात का एहसास मुझे बहुत अच्छे से हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपनी गलती एहसास हो गया था। ये सोच ही मेरी जान निकाल रही थी कि अगर आज वक्त पर मैं उनकी बातें न सुनती तो मेरे साथ क्या किया जाता। मैं घर लौटी तो पसीने में भीगी हुई थी। अम्मा तो देखते ही परेशान हो गई, तो
फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो मोहब्बत की दीवारें हैं जिसके बाहर तो बस नफ़रत ही नफ़रत है। मैं अम्मा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने उनको और कुछ नहीं बताया। उस दिन के बाद मैं 2 हफ्तों तक तेज बुखार में तपती रही। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हो क्या गया है। उस दिन के बाद मैंने स्कूल न जाने की रट लगा ली। मुझे घर की बंद 4 दीवारी ही मंजूर थी। एक दिन मेरी खाला का बेटा हमारे घर आया तो अम्मा ने उससे मेरे स्कूल न जाने के बारे में बता दिया, जिस पर मेरी खाला के बेटे मोहसिन ने मुझसे बात पूछा कि तुम क्यों स्कूल नहीं जा रही हो। मुझे भी सहारे की ज़रूरत थी। अब कब तक अपने नन्हे दिल में इतना बोझ रखती। मैंने उसे कसम लिया कि वो घर में किसी को कुछ ना बताएगा, और मैंने उसे हर बात बिल्कुल सच सच बता दी थी। पहले तो वो मुझसे बहुत नाराज़ हुआ और फिर बच्ची समझकर मुझे माफ़ कर दिया और मुझे समझाया कि अब से स्कूल जाऊं और वो खुद मुझे छोड़कर आया करेगा और रोज़ लेने भी जाया करेगा, जिम्मेदारी भी लेगा। मैं मोहसिन की बात पर तैयार हो गई और मैंने अगले ही दिन से स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन वह लड़की अब स्कूल नहीं आती थी। खाला का बेटा बहुत अच्छा लड़का था। उस दिन से मैं उससे अपने दिल की हर बात करने लगी थी। उसने कभी मुझ पर सख्ती नहीं की थी। धीरे धीरे मेरी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हुई। जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया तो उसने बस एक बात की थी कि आज के बाद मैं पर्दे में कॉलेज जाया करूँगी। मुझे भी अपने कज़न मोहसिन की ये बात अच्छी लगी थी। तब से मैं ही नकाब पर पहन कर जाने लगी थी, लेकिन मेरे दिल का डर आज तक ख़त्म नहीं हुआ था। वक्त गुजर गया और मेरा कॉलेज भी ख़त्म हो गया। अब अम्मा मेरे लिए रिश्ते देखने लगी थी। मेरे कई रिश्ते आए और गए, लेकिन हमारी गरीबी की वजह से किसी को भी मैं पसंद नहीं आती थी। मेरी माँ ने अपनी परेशानी मेरी खाला को बताई। खाला ने उनको तसल्ली दी और अपने घर चली गई। दिन गुजरे तो मेरी ये हैरत का ठिकाना ना रहा जब मेरी अम्मा की दूर की एक रिश्तेदार अपने बेटे के साथ हमारे घर आई। हम उन्हें मामी कहते थे। मामी ने आते ही मेरी अम्मा से कहा कि वह आज अम्मा से कुछ लेने आई हैं, जिस पर अम्मा का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। अम्मा भी उसी दूर के भाई के बेटे के लिए मेरा रिश्ता सोचे बैठी थी। हैरत का झटका तो हमें तब लगा जब मामी ने मेरी छोटी बहन, जो हमने बचपन में खाला को दे दी थी, उसका हाथ अपने इकलौते बेटे के लिए मांगा। मेरी तो आंखें भर आई के कहने पर कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी मामा के बेटे के लिए जगह बन गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर मेरे ज़मीर ने मुझे झिझोड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी बहन के लिए क्यों खुश नहीं हो रही। अम्मा को मैंने झट से हाँ कहने को कहा तो अम्मा भी हैरान हो गई, और फिर अम्मा ने मामी को सच्चाई से आगाह किया कि अब मेरी उस छोटी बेटी पर मेरा कोई हक नहीं है। उस पर अब उसकी खाला का हक है, क्योंकि वो अब उसी की बेटी है। मगर हाँ, मैं उनसे तुम्हारे बारे में बताकर राय ले सकती हूँ। शायद हो सकता है मेरी बहन आबदा इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाए। मामी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। ये कहकर चली गई कि ठीक है, तुम पूछकर हमें ख़बर कर देना। इधर अब मैं भी दिन रात अपने रिश्ते के लिए अल्लाह से दुआ करती रहती थी, क्योंकि अब मेरी भी उम्र गुजरती जा रही थी। एक दिन अब्बा के साथ उनके दोस्त, जो वो भी फल की रेहड़ी लगाते थे, लेकिन उन्होंने अब रेहड़ी लगाना छोड़ दिया था, वो एक दिन मेरे लिए अपने लड़के का रिश्ता मांग लिया। लड़का ना सिर्फ पढ़ा लिखा था बल्कि काफ़ी अच्छी नौकरी भी करता था। इसीलिए तो अंकल ने फल की रेहड़ी लगाना बंद कर दिया था। मैंने अम्मा से कहा कि बेकार में आप अपना और दूसरों का समय बर्बाद कर रही हो। जितने वो अमीर हैं मुझे देखते ही मना कर देंगे। अम्मा ने मुझे डांटा और मुझे उनके सामने ले आई। अम्मा के मुताबिक सब बहुत अच्छे लोग थे। जब मैं उनके पास जाकर बैठी तो लड़की की माँ तो मुझ पर फिदा हो गई। लड़के की माँ भी साथ आई थी और उनकी सहेली और उनकी एक बेटी भी आई थी, जो मुझे काफ़ी ध्यान से देख रही थी। फिर मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। लड़के की माँ की सहेली ने बताया कि लड़के का एक और भाई भी है, मगर वो घर पर है। ये औरत तो बहुत अच्छी थी, मगर जो हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि लड़के की माँ और अब्बा
बिल्कुल खामोश थे और ये औरत और उसकी ये लड़की इनके साथ क्यों आई थी। खैर जो भी था, लड़के वाले अपने घर गए और जाकर अपनी मर्जी बता दी और अगले ही दिन उन्होंने हमें अपने घर बुला लिया और इस तरह मेरा रिश्ता हो गया। लड़के वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया था। अम्मा अब्बा को और क्या चाहिए था। हमारी तरफ से सादगी से शादी होनी थी। वक्त गुजरता गया और वो दिन भी आ गया जब मुझे अपने शौहर करीम के घर जाना था। करीम देखने में बहुत खूबसूरत था। मुझे तो हैरानी इस बात की थी कि इतना पढ़ा लिखा करीम को मैं पसंद कैसे आ गई। लोग तो मेरी किस्मत से जल रहे थे क्योंकि इतनी बड़ी बारात आज तक हमारे यहाँ नहीं देखी थी। विदाई के लिए शोर उठा तो मैं भी हर लड़की की तरह अपने अम्मा अब्बा के गले लगकर रो पड़ी। मुझे गाड़ी में खूब ठाट बाट के साथ ले जाया गया। करीम के घर जाते ही मुझे करीम के कमरे में पहुंचा दिया गया। सब मेहमान जा चुके थे मगर नहीं गया था कोई, तो वो सिर्फ लड़के की माँ की सहेली और उसकी लड़की थी। खैर अगली सुबह जब मैं करीम के साथ नाश्ते पर पहुंची तो वहाँ मेरी सास, उनकी सहेली और उनकी बेटी और मेरे ससुर बैठे थे। लेकिन नाश्ते की मेज पर एक खूबसूरत जवान मर्द और भी था जिसका चेहरा करीम से मिल रहा था। मेरे टेबल तक जाते ही उसने मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखा था कि मैं अंदर ही अंदर कांप गई। फिर करीम ने सबको सलाम करने को कहा। सब ने जवाब दिया लेकिन उस मर्द ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने बड़ी हैरानी से उस मर्द को देखा तो करीम ने मुझे बताया कि वो मेरा देवर है। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और सबको सलाम करके नाश्ते की मेज पर बैठ गई। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरी सास की सहेली की बेटी जल्दी से उठी और करीम को नाश्ता निकाल कर देने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा और कहीं ना कहीं करीम ने भी मेरा बुरा लगना भांप लिया था। तभी करीम ने उस लड़की को टोक दिया जिस पर वो बुरे बुरे मुंह बनाकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। मेरे देवर की नज़र मुझ पर ही जमी हुई थी। मुझे उसकी नज़रों से घबराहट होने लगी थी लेकिन उसका अंदाज़ कुछ अजीब सा था, जैसे वो अपने होश में ना हो। शादी के बाद हर दिन मेरा 25 साल का देवर कमरे में आकर मेरी वीडियो बनाने लगता। 25 साल का लड़का बच्चा नहीं होता और उसका मेरी वीडियो बनाना बहुत अजीब बात थी। मैं अक्सर करीम को कहा करती थी कि अपने भाई को टोका करे। करीम हर बार यही कहता कि वो दिमागी तौर पर बच्चा है और उसे कमरे से निकाल देता। अब तो मुझे भी आदत हो गई थी। मैं भी चुपचाप सब बर्दाश्त करती रहती थी। एक दिन मैं नहा रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैंने डर के मारे जब इधर उधर देखा तो अपना वहम समझकर बाथरूम से बाहर आ गई। अब तो हर दिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा था जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैं अक्सर करीम से कहती तो वो ये कहकर बात को टाल देते कि मेरा वहम है और कुछ भी नहीं। दिन गुजरते गए। मेरी शादी को 5 महीने हो गया था। मैं 5 महीने से अपने मायके नहीं गई थी। मैं करीम से इजाज़त लेकर कुछ दिन बाद अपने मायके चली गई तो वहाँ का माहौल बहुत अजीब था। सब लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। औरतें मुझे देखकर अपनी बेटियों को अंदर छुपा रही थीं। मुझे ये सब देखकर बहुत हैरत हुई। आसमान तो सर पर तब टूटा जब मैं अपनी मोहल्ले की आंटी के पास उनको सलाम दुआ करने गई। वो बाहर ही खड़ी थी। मैंने जैसे ही उनको सलाम करके गले से लगाना चाहा तो आंटी की बात सुनकर मुझे धक्का लगा जब उसने कहा, शक्ल तो तुम्हारी इतनी मासूम है और करतूत इतनी बुरी। मैं तो हैरत से उस आंटी को देखती ही रह गई। मेरे देखते ही देखते वो आंटी अंदर घर में चली गई और मेरे ही मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे पीछे से 2 औरतें गुजरी तो मुझे देखकर बातें करने लगी। मेरी तो जान ही निकल गई जब मैंने उन औरतों की बातें सुनी कि शादी अमीर घर में क्या हुई, ये तो बाप की सारी लाज शर्म ही बेच बैठी है। दूसरी की आवाज़ आई जिसने कहा कि अमीर होकर बेशर्म हो गई है। शादी से पहले ये कितनी मासूम लगती थी। हो सकता है शौहर ने मजबूर किया हो। उनमें से एक औरत को मुझ पर तरस आ रहा था शायद, लेकिन
क्यों, किस बात के लिए, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने हैरत और दुख से उन औरतों को देखा जो बोलते समय कुछ भी नहीं सोच रही थी। मुझे बहुत हैरत हुई। मोहल्ले की औरतों की बातें जैसे जैसे मेरे दिमाग में घूम रही थी कि मैंने सर झटक कर अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने आंसुओं से भरी आंखों से उनकी तरफ देखा, तब माँ दरवाज़ा खोल चुकी थी। मैं जैसे ही अंदर गई तो मेरा भाई, जो मुझसे था तो बहुत छोटा, लेकिन फिर भी वो मेरी तरफ हाथ उठाने को भागा। मैं सहम कर माँ के पीछे छुप गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। भाई माँ को कहने लगा कि इसे निकाल दो घर से, वरना वो मुझे जान से मार देगा। मैं तो अपने भाई की बात से हैरान थी। मैंने तो रोते हुए माँ से पूछा कि हुआ क्या है, क्यों सब मेरे साथ ऐसे बातें कर रहे हैं। मोहल्ले वाले भी मुझे देखकर ऐसे कर रहे थे जैसे मैं कोई बीमारी हूँ और किसी को लग गई तो वो मर जाएगा। तभी माँ ने रोते हुए मुझे भाई का फ़ोन दिखाया और फ़ोन देखते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि फ़ोन में मेरी वीडियो चल रही थी जिसमें मैं नहा रही थी। जब मैंने नीचे पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ बहुत गंदी गंदी बातें लिखी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता माँ ने मुझे ये तस्वीरें भी दिखाई जो मुझे याद भी नहीं कि ये किस वक्त की तस्वीरें हैं। बहुत बुरी हालत में थी। खुद अपनी तस्वीर देखकर शर्मिंदा हो गई थी। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मुझे सब मोहल्ले वालों की बातें याद आने लगी थी तो दिल किया ज़मीन में गड़ जाऊं। बाबा से तो दूर, अब तो अपने से 3 साल छोटे भाई से भी नज़रें नहीं मिलाई जा रही थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ से कहने लगी कि अब तो मेरा शौहर मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार देगा। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। करीम मुझसे तलाक ले लेगा। मेरी खाला और उनका बेटा मोहसिन घर आए तो सब परेशान थे। खाला को भी जब वीडियो का पता चला तो वो अपने बेटे को लेकर वहाँ पहुँच गई। मेरा दिल किया कि मैं इस दिन से पहले ही मर जाती तो अच्छा होता। मेरा वही कज़न जिससे मैं अपने दिल की हर बात कहती थी, आज उसके सामने मेरी नज़रें उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं रोती हुई कमरे में चली गई। बाहर सब बैठे हुए थे। जब मुझे करीम का फ़ोन आया तो मैंने रोते हुए शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मेरे मोहसिन ने मुझे हौसला दिया और तसल्ली दी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 3 से 4 बार करीम का फ़ोन आने के बाद थक हार कर मैंने फ़ोन ही बंद कर दिया। रात के वक्त जब मैं सबके बीच में बैठी थी तो तभी मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। मैंने पहले हैरत से फ़ोन को देखा और फिर बेध्यानी में फ़ोन को उठाकर अपने कान को लगाया। जो ना जाने कौन था, उसके वाहियात लफ्ज़ सुनकर जैसे मेरा जिस्म कांप गया था। तो मेरे कज़न ने मुझसे फ़ोन लेकर अपने कान को लगाया और देखते ही देखते फ़ोन दीवार में ज़ोर से लगने की आवाज़ से ज़मीन पर गिरकर टूट चुका था। मैं अपना चेहरा हाथों से छुपाए रोने लगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे, मैं कुछ नहीं जानती थी। मोहसिन ने मुझसे पूछा कि कुछ ऐसा हुआ था जो तुम्हें अजीब लगा हो अपने ससुराल में। पहले तो मेरे दिमाग ने काम ही नहीं किया, लेकिन फिर एकदम मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ था। मेरे देवर का मेरी वीडियो बनाना मुझे याद आया। मैंने जल्दी से मोहसिन को अपने देवर की कहानी सुनाई, जिस पर मोहसिन ने कहा कि मेरा देवर कोई पागल नहीं है। फिर मुझे भी उसकी बात पर यकीन हो गया था। अगली सुबह मैं अपने घर वापस आ गई तो सभी आग बबूला हुए बैठे थे। करीम तो मुझे मार देने के लिए तैयार था। हर जगह ये वीडियोस फैल चुकी थी। कौन कौन सी वेबसाइट थी जहां मेरी वीडियोस और तस्वीर अपलोड नहीं की गई थी। मैंने करीम को कहा कि ये सब आपके भाई ने किया है तो करीम ने मुझे चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं अपने देवर के पास गई जो वहाँ खड़ा डरे सहमे होने की नाटक कर रहा था। मैं अपने देवर का गिरेबान पकड़कर उसको झकझोरने लगी। मेरी सास ने मुझे अपने सर से दूर किया। करीम ने मुझे कह दिया कि वो मेरे साथ नहीं रह सकता, इससे पहले वो मुझे तलाक लेता। मोहसिन आगे बढ़ा और करीम को समझाने लगा कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा ना करो। बहुत मिन्नत करने के बाद करीम मुझे अपने घर साथ रखने को तैयार हो गया।
करीम के साथ रहने लगी। फ़ोन में बंद कर चुकी थी, लेकिन हर वक्त मेरे दिमाग में एक टिकटिकी सी बंधी रहती कि आखिर ये पहेली है क्या? मेरा देवर सचमुच का पागल है या बस दिखाने के लिए ढोंग रच रहा है? मेरी सास की सहेली और उनकी बेटी अभी तक भी यहीं पर रही थी। यहाँ तक कि अब मेरी सास की सहेली की बेटी हर वक्त मुझे ताने देती रहती थी। मेरे कज़न के कहने पर अब मैं अपने देवर पर नज़र रखने लगी थी, लेकिन मुझे अभी तक कोई सबूत नहीं मिला था। मेरा देवर सबके सामने पागलों की तरह रहता था। एक दिन रात के वक्त मैं पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में रखी बोतल खाली थी। मैं किचन से पानी लेने जाने लगी तो मेरे देवर के कमरे से दबी दबी चीखों की आवाज़ आ रही थी। मैंने हैरानी से अपने देवर के कमरे के दरवाजे के साथ जब कान लगाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने अंदर से अपने देवर की चीखने की आवाज़ सुनी। अगली सुबह मैंने अपनी सास को कहा कि रात को देवर जी के कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही थी, जिस पर मेरी सास की सहेली की बेटी बोली कि उसे दौरे पड़ते हैं। उस मासूम पर अपने गुनाहों का बोझ मत डालो। मेरी आंखें भर आई, क्योंकि मैं बेकसूर होकर भी कसूरवार ठहराई जा रही थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। दिन लगातार ऐसी ही आवाज़ आती रही। एक दिन मैंने अपने देवर के कमरे में वीडियो ऑन करके फ़ोन ऐसी जगह रख दिया जहाँ किसी की भी नज़र फ़ोन पर ना पड़ती। रात गुजरी तो सुबह होते ही मैंने मेरे देवर के कमरे से जाने के बाद मैं कमरे से जाकर फ़ोन ले आई। कमरे में आकर जब मैंने वीडियो चलाई तो मेरे सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। जब मैंने वीडियो में अपने देवर को कुर्सी के साथ रस्सियों से बंधा हुआ देखा और एक लड़की उसके मुंह में कपड़ा दिए उसको इलेक्ट्रॉनिक शॉक दे रही थी, मेरी तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा शरीर कांपने लगा था। जब करीम कमरे में आया तो मेरी हालत ऐसी देखकर मेरी तरफ बढ़ा और मेरे हाथ से फ़ोन पकड़कर वीडियो देखने लगा। करीम ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने करीम से पूछा कि क्या तुम्हारा भाई शुरू से ही ऐसा है, जिस पर उन्होंने नहीं में सर हिलाया। करीम बहुत परेशान हुआ ये सोच करके हम सबके होते हुए भी उनके भाई पर ये माँ बेटी कैसे जुल्म कर सकती हैं। जिन्हें हमने उनके बुरे वक्त में पनाह दी, उन्हीं ने हमें चोट पहुंचाई थी। इतना सुनना था कि मेरे कान खड़े हो गए। मैंने करीम से पूछा कि आखिर ये माँ बेटी यहाँ पर क्यों रहती हैं। करीम ने बताया कि उन्होंने मेरी माँ को ये कहकर बहलाया था कि इस औरत के ससुराल वालों ने इन पर माँ बेटी पर बदकिरदार का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया है। कहीं और रहने का ठिकाना भी नहीं है, जिससे मेरी माँ को इन माँ बेटी पर तरस आ गया और साथ ही ये भी कह दिया कि तुम्हारी बेटी की शादी मैं अपने बेटे से करा दूंगी, जिसे ये दोनों माँ बेटी बहुत खुश नज़र आ रही थी। लेकिन मुझे इन लोगों पर शक था, इस वजह से मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। जब मैं कमाने लगा था तभी से तो हमारे दिन पलटे थे। उससे पहले तो मेरे बाबा भी तुम्हारे बाबा के साथ ही रेड़ी लगाते थे, इसीलिए मुझे दुनिया की गर्म हवा का पता था। इसीलिए मैंने इससे शादी करने को मना कर दिया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये दोनों इंसान नहीं, नागिन हैं। मैंने करीम को तसल्ली दी और कहा ये जो भी है ये ना सिर्फ तुम्हारे भाई की गुनहगार हैं बल्कि मेरी भी गुनहगार हैं। मैं करीम और मैंने मिलकर दोनों माँ बेटी पर कड़ी नज़र रखी तो पता चला ये दोनों गलत धंधा करती हैं, जिसका पता मेरे देवर को चल गया था। इसीलिए उसकी इन दोनों ने मिलकर ऐसी हालत कर दी ताकि वो मुंह ना खोल पाए। मेरा वीडियो इसीलिए वायरल किया गया क्योंकि गंदी वीडियो बनाने के इंटरनेट पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हमने सारी जानकारी पुलिस को दी और दोनों माँ बेटी को जेल करवा दिया। पुलिस की मदद से मेरी वीडियो इंटरनेट से हटा दिया गया और मेरे देवर का इलाज करवाया गया। अब वो एक दम नॉर्मल इंसान है। मैंने अपनी बहन से ही उसकी शादी कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। औरत जाहिल के लिए जिस्म और अक्लमंद के लिए रूह होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।